हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम देखने वाले हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो आई थिंक सो आपने कभी ये वर्ड सुना होगा। फोटो इट मींस सनलाइट, करेक्ट? एंड morpho it means external, whereas genesis means formation. So what does it mean? Formation of external body parts with the help of a sunlight, it is called photomorphogenesis. ये देखिए डेफिनेशन। प्लांट कैन सेंस द लाइट। प्लांट सनलाइट सेंस कर सकते हैं किस चीज के लिए? तीन मेन पर्पस के लिए। सबसे पहला पर्पस है फोटोसिंथेसिस, सेकंड पर्पस है फ्लावर प्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग, और थर्ड पर्पस है सीड जर्मिनेशन मतलब ये वाले हैं प्लांट। तो प्लांट को सनलाइट की जरूरत है तीन चीजों के लिए। सबसे पहली चीज है फोटोसिंथेसिस, सेकंड है फ्लावर प्रोडक्शन और थर्ड है सीड जर्मिनेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। सो plant can sense the sunlight or plant can respond to the sunlight for the photosynthesis, for the flowering and for the seed germination. अब प्लांट को सेंस कौन कर मतलब सनलाइट को सेंस कौन करता है प्लांट में से? तो जो सनलाइट को सेंस करते हैं हम उनको कहते हैं रिसेप्टर ऑफ लाइट। नाउ आई विल टेल यू, phytochrome is a type of a receptor which is generally red in color, and cryptochrome are the type of a receptor which can be blue in color, which can be green in color, and even though it can be the ultraviolet light. Yes, so these are the different type of a sunlight acceptor. ये कौन है? cryptochrome and phytochrome कौन है? These are light sensitive receptor means सेंस ऑर्गन। तो फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम ये दोनों के दोनों लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर है मतलब लाइट को सेंस करते हैं। अब आप ये कंसेप्ट देख लीजिए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस तो हमने देख लिया, अब आप ये देख लीजिए, प्लांट शोज डिफरेंट ग्रोथ फेजेस इन लाइट एंड डार्क। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसका मैं सिंपल सा मतलब बताता हूँ। प्लांट नाइट पीरियड में मतलब डार्क पीरियड में जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जैसे फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, तो उस वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। और प्लांट दिन में सनलाइट जो यूज करते हैं वो तीन पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरी होती है फ्लावरिंग और तीसरी होती है सीड जर्मिनेशन। तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। दो कंसेप्ट कौन सी हो गई? वन इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस मीन्स plant use the sunlight for the photosynthesis, for the flowering and for the seed germination. This concept is photomorphogenesis. And plant use the dark period at a night period for the production of some body parts. This concept is called scotomorphogenesis. अगर सिंपल एक ही लाइन में अगर डिस्क्राइब करें तो क्या है? नाइट में जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं, और डे में जो प्रोड्यूस होते हैं वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फाइटोक्रोम हमने जो देखा उसके बारे में ये देखें। फाइटोक्रोम कैन डिटेक्ट द रेड कलर एज वेल एज फार रेड कलर। यस, सो व्हाट इज एक्चुअली फार रेड कलर? आई थिंक सो आपने सुना है या नहीं। फार रेड कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कलर प्लस orange color. So when you mix the red color and orange color, you will get a new color. This new color will be called far red color. So thank you so much for watching this topic, photomorphogenesis. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म। फोटो मीन्स सनलाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स टाइम। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। फोटोपीरियोडिज्म कंसेप्ट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द गार्नर एंड अलार्ड साइंटिस्ट इन 1922 फ्रॉम वन टोबैको प्लांट, एंड द नेम ऑफ टोबैको प्लांट इज अ मैरीलैंड मैमोथ। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी टोबैको की वैरायटी है जिसमें से फोटोपीरियोडिज्म नाम की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो प्लांट का नाम है मैरीलैंड मैमोथ। आइए हम देखते हैं बेसिकली डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम उसके टाइप देखेंगे। So what is meant by photoperiodism?
the response of plant to the relative light and dark period to produce flower, it is called photoperiodism. अब आप ये डेफिनेशन क्लियरली समझ लीजिए. द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट, yes, the response of a plant, just imagine that we have this plant and this is going to produce a flower. Yes, now right now it is bud, right now it is bud. The response of a plant to relative light and dark period to produce flower, this is called photoperiodism. अब प्रैक्टिकली अगर ये चीज को समझना चाहे तो आप ये देखिए, इस स्पेसिफिक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म. फोटो का मतलब होता है सनलाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है टाइम. फोटो मीन्स सनलाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स टाइम. सो व्हाट इज मीन बाय फोटोपीरियोडिज्म? अब आप इस डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. फोटोपीरियोडिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, इट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म. मैं आपको सिंपल सी मतलब डेफिनेशन बताता हूं. अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द plant at specific time to produce flower, it is called photoperiodism. अब आप इस डेफिनेशन में इसमें डिफरेंस देखिए. अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एट अ स्पेसिफिक टाइम टू प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब एक स्पेसिफिक एक प्लांट को कितनी अमाउंट में सनलाइट चाहिए, कितने समय तक सनलाइट चाहिए ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं. ये प्लांट है, ठीक है. इस प्लांट को सिर्फ 6 आवर्स चाहिए सनलाइट और 6 आवर्स के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. तो ये क्या हुआ? इस प्लांट का फोटोपीरियोडिज्म कितना हुआ? 6 आवर्स. ठीक है. अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट at a specific time to produce flower, it is called photoperiodism. एक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट चाहिए ताकि वो उस सनलाइट के बाद फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म. अब फोटोपीरियोडिज्म सबसे पहली बार गार्नर और अलार्ड ने डिस्कवर किया था और इन्होंने फोटोपीरियोडिज्म के 3 अलग अलग टाइप बनाए हुए थे. अकॉर्डिंग टू द सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, photoperiodism is divided into 3 categories and it was divided by the Garner and Allard. First category is SDP, also known as a LNP. अभी SDP का मतलब क्या होता है? Short day plant. Short day plant को दूसरा हम कहते हैं long night प्लांट. ठीक है. दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नाइट प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट्स ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नाइट प्लांट्स. एंड थर्ड वन इज DNP, stand for day neutral plants. ठीक है. अब आप इन तीनों के बारे में मतलब समझ लीजिए. ठीक है. Short day plants are those plants which require a very short period of time for absorption of sunlight and therefore they are known as a short day plants.
फॉर एग्जाम्पल 6 hours सनलाइट, यस। अगर इन प्लांट को सिर्फ 6 घंटे सनलाइट चाहिए तो इनको नाइट काफी बड़ी चाहिए, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग नाइट प्लांट्स, करेक्ट। नाउ दीज आर कॉल्ड एज अ लॉन्ग डे प्लांट्स, तो इनको सनलाइट काफी ज्यादा देर तक चाहिए, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 10 hours दे रिक्वायर्ड सनलाइट। और अगर सनलाइट इनको ज्यादा चाहिए तो नाइट पीरियड काफी शॉर्ट चाहिए, तो हम इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट्स। और ये वाले वो प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट कितना समय की जरूरत है ये कुछ मायने ही नहीं रखता, तभी हम इनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। फिर से एक बार समझ लीजिए, शॉर्ट डे प्लांट्स वो वाले प्लांट होते हैं जिनको काफी कम समय तक सनलाइट की जरूरत होती है, क्यों, फ्लावर प्रोड्यूस करने को। और अगर सनलाइट काफी कम समय तक चाहिए तो नाइट कैसी होनी चाहिए, नाइट काफी बड़ी होना चाहिए, इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। ये वाले वो प्लांट है जिनको नाइट काफी छोटी चाहिए लेकिन डे बड़ा चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। अगर लॉन्ग डे प्लांट्स है तो उनकी नाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी, तो इन्हें हम कहेंगे शॉर्ट नाइट प्लांट्स। और ये तीसरी ऐसी कैटेगरी है जिनको कितना टाइम चाहिए वो कुछ मायने ही नहीं रहता, तब इसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। फिर से एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए, शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोस प्लांट, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ प्लांट, दिस प्लांट रिक्वायर्ड ओनली 6 hours for the purpose of flower production. So these plants are called short day plants. If they are requiring short day, so they required a large day, so they required a large night, so they are also called as a large night plant, or you can say long night plants. Now these plants are requiring 10 hours for the production of flower, so if they required 10 hours a day, so they are called long day plants. And if they required a long day, so obviously they required very short night, so they are called short night plants. But these are the plants which doesn't affect according to their time. Yes, I'll tell you some examples of, first of all, short day plants. Examples: Cosmos Dahlia, Xanthium, Marigold are the examples of short day plants. Even though soybean is also the example of short day plants. Now I'll tell you long day plant. इनके कौन से examples होते हैं? So spinach, wheat, radish, spinach, wheat, radish, ये वाले एग्जांपल्स हैं लॉन्ग डे प्लांट। इवन दो यू कैन से मेंथा, yes, mentha is examples of long day plants. Also you can say different examples. Poppy plant, poppy is one plant which produces drug called Papaver somnifera. डे न्यूट्रल प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ऊपर क्यों लिखे, शायद कैमरे में इसके नीचे दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए मैंने ऊपर लिखे, बाकी कोई उसका रीजन नहीं है। कुकुम्बर, मेज, यस, कुकुम्बर हुआ, मेज हुआ, सनफ्लावर, शू फ्लावर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से 1 मिनट में और समझ लीजिए फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है। फोटो मीन्स सनलाइट, पीरियोडिज्म मीन्स टाइम। सो अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। एक स्पेसिफिक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। गार्नर और अलार्ड साइंटिस्ट ने 1920 में बेसिकली ये डिस्कवर किया हुआ था टोबैको प्लांट की वैरायटी में, और उस टोबैको प्लांट का नाम था मैरीलैंड मैमोथ। इन्होंने सभी प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी आती है शॉर्ट डे प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको काफी कम समय तक सनलाइट की जरूरत होती है और काफी बड़ी नाइट चाहिए होती है। और लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको काफी बड़ा दिन चाहिए होता है, सनलाइट काफी ज्यादा देर तक चाहिए होती है और नाइट काफी शॉर्ट चाहिए होती है, इसके लिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ऑल्सो शॉर्ट नाइट प्लांट।
और डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट की टाइमिंग से कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली कंसेप्ट है यस फोटोपीरियोडिज्म। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है वर्नलाइजेशन। काफी सारी जगहों पे वर्नलाइजेशन को यारोवाइजेशन भी कहते हैं। तो ये एक ही जैसी कंसेप्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है। चिलिंग ट्रीटमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सम प्लांट्स रिक्वायर्ड अ वेरी चिलिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावर। इट मीन्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको काफी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके। एक्चुअली अगर आप प्लांट को काफी कम डिग्री सेल्सियस वाला पानी अगर दोगे, मतलब प्लांट को अगर आप चिलिंग ट्रीटमेंट दोगे, तो प्लांट के अंदर वर्नेलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और अगर प्लांट के अंदर वर्नेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली प्लांट में क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, फ्लावर प्रोडक्शन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सी वी हैव अ पॉट हियर, यस, in that pot we have one small plant and this one is a bud. Okay, this one is bud. अगर आप इस पोट के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर इसमें डालते हो, मतलब आप क्या करते हो, आप चिलिंग ट्रीटमेंट करते हो। तो चिलिंग ट्रीटमेंट से क्या होगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिस हार्मोन का नाम है वर्नेलिन। और जैसे ये हार्मोन बर्ड में इंक्रीज होगा तो बर्ड में से क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लावर प्रोड्यूस होगा। सो बर्ड विल टर्न इनटू फ्लावर। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। यस, दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। तो होता क्या वर्नलाइजेशन, शुरुआत के टाइम पे प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है। शुरुआत के टाइम पे प्लांट को काफी कम डिग्री सेल्सियस वाले पानी की जरूरत होती है ताकि वर्नेलिन हार्मोन प्रोड्यूस हो। और जैसे ही वर्नेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लावर। सबसे पहली बार वर्नलाइजेशन कंसेप्ट किसने नोटिस की थी, क्लिपर्ड साइंटिस्ट ने 1857 में नोटिस की थी। अब नोटिस करना मतलब क्या, इन्होंने ये नोटिस किया हुआ था कि एक वैरायटी है वीट प्लांट की जिसको विंटर में ग्रो करो तो डायरेक्टली समर में प्रोड्यूस हो जाती है। विंटर में ग्रो करो तो समर में उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्लांटेशन विंटर में किया और समर में डायरेक्टली प्रोडक्शन भी आ गया, फ्लावरिंग भी आ गई। क्यों? क्योंकि विंटर में डायरेक्टली चिलिंग ट्रीटमेंट होती है। मतलब जो वैरायटी विंटर में ग्रो करो समर में प्रोड्यूस हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये तो बारिश का सीजन है, स्प्रिंग सीजन जैसी आ गई। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है वर्नलाइजेशन। फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट के अंदर ठंडा पानी डालना चाहिए। और ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लावर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो 3 से 4 दिन ठंडा पानी डालिए। कितना ठंडा पानी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ फ्लावर देन यू मस्ट टू पुट अ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब जो हम फ्रिज में पानी रखते हैं बॉटल में, ठीक है, वो पानी अगर आप पोट में डालते हो तो फ्लावरिंग प्रोडक्शन जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर से वर्नेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वर्नेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लावर। ये सबसे पहले नोटिस किया था क्लिपर्ड ने। और प्रैक्टिकली किसने ये कंसेप्ट दी थी, टीडी लिसेनको ने 1928 में। और वर्नलाइजेशन इज डिपेंडिंग ऑन वन हार्मोन। A name of hormone is called vernalin. If vernalin hormone is produced, then flower will produce. And vernalin hormone is responsible for vernalization. This concept was given by Melcher in 1939. I'll tell you one more thing. There is one opposite concept is also there compared to the vernalization. This is called devernalization. What does it mean by devernalization? Devernalization means hot treatment. Now what is hot treatment? Temperature of, you can say, 30 degree Celsius to 35 degree Celsius given to the plant, it is called devernalization. सबसे पहले आप प्लांट को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड वाटर देते हो तो उसमें फ्लावरिंग होता है। डायरेक्टली फ्लावरिंग नहीं होता, जस्ट जब आप 2-3 दिन ये प्लांट में ये कोल्ड वाटर डालोगे तो प्लांट के जो रूट हैं वो बेसिकली श्रिंक ना हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद
30 to 35 डिग्री सेल्सियस तक पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर वाला पानी। तो इससे क्या होगा कि प्लांट के जो रूट है वो ड्राई नहीं होंगे, श्रिंक नहीं होंगे, उनमें मॉइस्चर बना रहेगा। फिर जल्दी से जल्दी वर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और फ्लावरिंग प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सो वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट द चिलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। एक नए प्लांट को कोल्ड वाटर से ट्रीट किया जाता है, कोल्ड वाटर सॉइल में डाला जाता है ताकि जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है वर्नलाइजेशन। इसके कुछ फायदे हैं, देखिए। फर्स्ट, वेजिटेटिव जो पीरियड होता है प्लांट का, मतलब फ्लावरिंग धीरे धीरे प्रोड्यूस होना, वो कम हो जाता है, फ्लावरिंग जल्दी प्रोड्यूस होता है इसमें। सेकंड, फ्लावरिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। थर्ड, हमें जो 2-3 मंथ का पीरियड होता है वो पीरियड डायरेक्टली 3 से 4 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट को फंगल इन्फेक्शन नहीं होते इससे, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट दी जाए तो चिलिंग ट्रीटमेंट में फंगल ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो सम सिग्निफिकेंस आर आल्सो देयर रिलेटेड टू द वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन की कंसेप्ट यारोवाइजेशन, वर्नलाइजेशन वाज आल्सो प्रीवियसली कॉल्ड यारोवाइजेशन, but nowadays it is called vernalization. Vernalization chilling treatment temperature is 0 to 5 degrees Celsius, and devernalization hot water treatment is 30 to 35 degrees Celsius. Hope so आपको clearly समझ गया होगा। Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीड डोरमेंसी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी एक्चुअली क्या होता है? जब हम सीड को वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सीड का कन्वर्जन प्लांट में नहीं होता है तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। व्हाट इज एक्चुअली सीड डोरमेंसी? When seed is unable to convert into the plant after providing all the suitable climatic condition, it is called seed dormancy. Just imagine that there is a one student which has joined to a particular coaching classes. That sir is teaching that student, sir is taking a test, sir is completing full course, but still if a student can fail, so there is no mistake of a teacher, there is a mistake of that student. Same way, seed is getting water, seed is getting sunlight, seed is also getting fertilizer, but if still is unable to get converted into plant, then this is called seed dormancy. To understand seed dormancy in detail, we have to understand seed germination. So I'll tell you first of all, just imagine that this is the soil and this one is a seed. Okay, just imagine this is a seed. जब हम इस सीड को पानी डालते हैं तो सीड में से 2 पार्ट्स बाहर आते हैं, एक होता है शूट और एक होता है रूट। तो जब सीड में से शूट और रूट बाहर निकलते हैं तो सीड का कन्वर्जन किस में हो जाता है? प्लांट में हो जाता है। तो इस वाली कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है? सीड डोरमेंसी। तो सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ सीड to converted into plant, it is called seed germination. और seed dormancy बिल्कुल उसका अपोजिट है। क्या है? inability of a seed to convert into plant, to convert into plant after providing all suitable conditions, it is called seed dormancy. तो ये देखिए seed dormancy seed germination के बिल्कुल अलग है। मैं आपको 2 एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे पास 2 सीड हैं, ठीक है। हमने एक सीड राइट साइड रखी, एक सीड लेफ्ट साइड। तो ये वाली सीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये वाली सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसको हम कहेंगे सीड जर्मिनेशन और इसको हम कहेंगे सीड डोरमेंसी। ओके, सो ability of a seed to convert into plant is seed germination, and inability of a seed to convert it into plant, it is called seed dormancy. तो आइए हम देखते हैं कि सीड डोरमेंसी के
रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ सीड डोरमेंसी, देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ऑप्शंस टू ट्रीट द सीड डोरमेंसी. सो फर्स्ट, रीजंस of seed dormancy. So basically there are 4 to 5 famous reasons are there which are responsible for seed dormancy. Seed germinate क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे 4 से 5 important reason है. First one, impermeability of seed for entry of water and gases. ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रीजन है. कभी कभी क्या होता है, सीड के अंदर वाटर और गैसेस, इन दोनों की एंट्री बंद हो जाती है. अगर सीड के अंदर वाटर और गैसेस ये दोनों अगर एंट्री नहीं कर पाएंगे तो सीड क्या हो जाएगी, सीड हो जाएगी डोर्मिनेंट. Yes, if a water and gases both can't enter into the seed, then seed will become a dormant. This is the first reason of seed dormancy. Second, presence of immature embryo. Now what is this? See, seed can get the water inside. Seed have a capacity to turn into the plant also. But if an embryo is immature, then what is the remaining? Nothing is going to happen. Yes, सीड के अंदर पानी जा सकता है, मान लो गैसेस जा सकते हैं, पानी जा सकता है. सीड के अंदर एबिलिटी भी है प्लांट में कन्वर्ट होने की, लेकिन सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वही अगर इमेच्योर है तो सीड का कन्वर्जन प्लांट में होगा ही नहीं. तो ये सेकंड वाली रीजन है सीड डोरमेंसी की. थर्ड वाली, प्रेजेंस ऑफ germinating inhibitor, presence of germinating inhibitor such as ABA. What is ABA? ABA stand for abscisic acid. ABA एक हार्मोन होता है प्लांट में जिसे हम कहते हैं एब्सेसिक एसिड. अगर ये एब्सेसिक एसिड हार्मोन सीड के अंदर आ जाता है तो वो सीड कभी मैच्योर होगी नहीं, वो क्या, वो जर्मिनेट होगी नहीं. So presence of a germinating inhibitor. Inhibitor का मतलब क्या है, स्टॉप करना. किसको स्टॉप करना, जर्मिनेशन को. तो अगर एबी हार्मोन सीड के अंदर आ जाता है तो सीड कभी जर्मिनेट होगी नहीं. फोर्थ इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट. सो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है. सी, प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट मतलब सीड का कोट, सीड की कवरिंग इतनी ज्यादा कड़क है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एम्ब्रियो उसे ब्रेक ही नहीं कर सकता. अगर आप सोचो एम्ब्रियो अगर सीड की कोट को ब्रेक ही नहीं कर सकेगा तो प्लूमुल ऊपर कैसे जाएगा और रेडिकल नीचे कैसे जाएगा, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बाहर आ ही नहीं पाएंगे. यस, जस्ट इमेजिन सीड कोट इज अ टू मच हार्डर, too much stronger, and if a seed coat is too much harder and stronger, embryo cannot break this and therefore shoot and root system will not create. Yes, and अगर root and shoot system create नहीं होता तो plant form ही नहीं होगा. तो ये वाले हैं कुछ reasons of seed dormancy. अब हम ये देखते हैं treatment of seed dormancy. So how can you do the treatment? So treatment of seed dormancy. तो actually ट्रीटमेंट इन द सेंस क्या है, सीड डोरमेंसी को आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो. सो देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट मेथड ऑफ सीड डोरमेंसी ट्रीटमेंट. आई टेल यू, फर्स्ट मेथड ऑफ सीड डोरमेंसी ट्रीटमेंट इज, फर्स्ट मेथड इज scarification. First method is scarification and second method is stratification. Now what is scarification and what is stratification? I'll tell you. Scarification means treat the seed by using sandpaper, by using alcohol, by using knife, by using some chemicals. And second one, stratification is you can say heat it up to the
0 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। यस, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीड को 0 to 10 डिग्री सेल्सियस में रखना है और उसके बाद कुछ देर तक सीड को 15 to 25 में रखना है और फिर से उस सेम सीड को हमें 0 to 10 डिग्री सेल्सियस में रखना है और कुछ टाइम के बाद फिर से उसे 15 to 25 डिग्री सेल्सियस में रखना है। तो इस वाली टेक्निक को हम कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में क्या होता है, आइदर हम उस सीड को सैंड पेपर से ट्रीट करें, आइदर उसे अल्कोहल में डिप करके रखें, या तो नाइफ से उसे कटिंग वगैरह करें, या तो केमिकल ट्रीटमेंट से उसे ट्रीट करें। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिस मेथड से हम सीड को क्या डोरमेंट में से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीड जर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, आई होप सो आप लोगों को क्लियरली समझ गया होगा। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अ सीड डोरमेंसी. These was some results of seed dormancy. These are two methods of a treatment of a seed dormancy. Thank you so much. Hello everyone. So as you know that we have finished our chapter number 15, plant growth and development from 11th standard CBSE. Now we are going to discuss about the revision of complete chapter in just only 7 to 8 minutes. Yes. So as you know that plant growth. What is actually the growth? How can you define the growth? Growth is nothing but increase in size, increase in weight and change in shape of organism. अगर कोई भी सेल का साइज, उसका शेप, साइज बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है और उसका सेल का जो शेप है वो अगर चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट की डेथ तक जो भी इवेंट होते हैं प्लांट की लाइफ में, फिर वो 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो या तो 200 साल के लिए हो, उस पूरी जर्नी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, वी स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक दैट वाज द फेजेस ऑफ ग्रोथ. Actually, before starting a phases of growth, I taught you what is meant by seed germination. So अगर आप कोई सीड को सॉइल के अंदर डालते हो, उसके ऊपर से पानी डालते हो, तो पानी सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल के थ्रू सीड के अंदर जाता है और सीड के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो एंजाइम वाटर को ब्रेक डाउन करके एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रेंट और वाटर प्रोवाइड करते हैं। फिर एम्ब्रियो की ग्रोथ होने के बाद, उसे ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से 2 पार्ट जनरेट होते हैं, एक होता है प्लूमूल, एक होता है रेडिकल। प्लूमूल ऊपर की तरफ जाता है, जैसे शूट सिस्टम डेवलपमेंट होती है, ब्रांचेस बनते हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, लीफ आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और एक नीचे की तरफ जाते हैं जैसे हम कहते हैं रेडिकल। और ऐसा ही सीड जर्मिनेशन के 3 प्रकार होते हैं, हाइपोजियल, ईपीजियल एंड विविपेरिटी टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, जो जनरली मैनग्रू प्लांट के अंदर हमें पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डिटेल में मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया हुआ है। ये ऊपर से रिवीजन है ताकि इसके बाद जब आप एमसीक्यू देखो तो आपको वो सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद हमने देखा था फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने 3 प्रकार के फेज देखे थे। मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी बुक्स में से जनरली प्रेफर कर रहा हूँ कि क्या क्या हमने हाईलाइटिंग पॉइंट देखे हुए थे। तो हमने देखा था फेज ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, जहाँ पे ऑस्मोसिस होकर न्यूट्रेंट अंदर की तरफ आता है। और उसके बाद फेज ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। फिर हमने ग्रोथ कर्व देखा था, जिसे हम एस कर्व भी कहते हैं, बिकॉज उसका जो शेप है वो एस शेप है, एस कर्व और ग्रोथ कर्व। व्हेन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स टाइम, इट इज जनरली कॉल्ड ग्रोथ कर्व। ये कंसेप्ट हमने डिटेल में देखी। और फाइनली हमने देखा कि इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज लेग फेज, सेकंड वन इज अ लॉग फेज, थर्ड वन इज अ स्टेडी फेज और स्टेशनरी फेज। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में डिक्लाइन फेज भी आता है, लेकिन प्लांट में हम डिक्लाइन फेज नहीं डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में डिक्लाइन फेज तब आता है जब बैक्टीरिया की डेथ होती है, लेकिन प्लांट में हम वो चीज़ का वेट नहीं करते, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ कर्व में डिक्लाइन फेज अगर स्टडी करें तो प्लांट की जब तक डेथ नहीं होती तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। बैक्टीरिया में डेथ जो पॉइंट है डिक्लाइन फेज, वो हम इजीली देख सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को फूड देना बंद करें 2 दिन में तो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया की डेथ होती है और हमें पता चलता है कि उनका डिक्लाइन फेज, नंबर उनके कैसे घटते जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स
और उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइटो हार्मोन और सिंपली प्लांट हार्मोन। हमने 5 हार्मोन देखे। ऑक्सिन which increases height of a stem as well as root. It is most probably produced at the shoot apices. Engage in the process of apical dominance, increase stem height, root height, and most probably it is artificial and natural both available. F.W. Went was first person who discovered auxin hormone from the coleoptile tip of a oat plant. इन्होंने ओट प्लांट के सिलोप्टाइल टिप में से ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन, जो कुरुसावा साइंटिस्ट ने याबुटा ओसुमी के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ था। एक फंगस में से मिलता था जिसे हम कहते हैं जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, और जो बकाने और फुलिश डिसीज राइस में कोज करता है। उसके बाद हमने देखा था साइटोकाइनिन, जो स्कूगेन मिलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है, जिसका मेन काम होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन करना। ये एडिनिन नाइट्रोजन बेस का डेरिवेटिव भी है। और कोकोनट मिल्क में जो कोकोनट जो होता है उसके अंदर जो न्यूट्रेंट होता है, जिसे हम बेसिकली एंडोस्पर्म कहते हैं, उसमें भी भरपूर मात्रा में साइटोकाइनिन पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी तो एक चीज़ अगर रह गई हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले ह्यूमन बींग के अंदर डिस्कवर किया गया था और ह्यूमन बींग के अंदर पाया गया था। तो ह्यूमन बींग के बॉडी में जनरली पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ह्यूमन बींग के कुछ फ्लूइड्स में भी पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। आप एमसीक्यू में आएगा, आपको देखेंगे और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एमसीक्यू में भी। अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे आपको एमसीक्यू में एक्सप्लेन करना है। तो एमसीक्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देखिए, उसके बाद हमने देखा था इथिलीन हार्मोन, गैसियस हार्मोन इन द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को पकाना इस इथिलीन हार्मोन का काम होता है। ये जैन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है और ये गैसियस हार्मोन एक हार्मोन है। उसके बाद हमने देखा था ABA, एब्सिसिक एसिड। इसके ज़्यादातर नेगेटिव रोल है। एक अच्छा रोल इनका है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्लोजर के टाइम पे इनका रोल होता है। तो ये 5 हार्मोन हमने देखे थे। F.W. Went डिस्कवर्ड ऑक्सिन हार्मोन, कुरुसावा याबुटा सुमिक डिस्कवर्ड जिब्रेलिन हार्मोन, स्कूगेन मिलर डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन हार्मोन, जेन डिस्कवर्ड इथिलीन हार्मोन। उसके बाद हमने कंसेप्ट देखी फोटोपीरियोडिज्म। गार्नर एंड अलार्ड ने एक कंसेप्ट देखी हुई थी फोटोपीरियोडिज्म, और उन्होंने एक टोबैको प्लांट में डिस्कवर किया होता है, मैरीलैंड मैमोथ उस प्लांट का नाम था। और फोटोपीरियोडिज्म मतलब क्या? प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए कितने समय तक सनलाइट की जरूरत होती है, कितने समय तक प्लांट सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, उस कंसेप्ट को नाम दिया फोटोपीरियोडिज्म। और इसके हिसाब से इन्होंने सभी प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक शॉर्ट डे प्लांट, जिनको हम लॉन्ग नाइट भी कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, इनको हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, इनको हम फोटो न्यूट्रल प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद हमने कंसेप्ट देखी हुई थी। यस, हमने देखा होता वर्नलाइजेशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखा था हमने। उसके बाद हमने वर्नलाइजेशन देखा था। तो वर्नलाइजेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसे हम चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अगर प्लांट को आप चिलिंग ट्रीटमेंट दो, मतलब ठंडा पानी दो उनको, तो ऑब्वियसली उनके अंदर ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है और उनके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होती है। ये कंसेप्ट सबसे पहले TD लिसेनको नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी की हुई थी, जब उन्होंने एक क्रॉप जनरली राई में उन्होंने देखा कि स्पीड में जो राई प्लांट कम से कम टाइम जो लगता है उससे भी ज़्यादा अगर स्पीड में अगर राई की ग्रोथ होती है तो वो चिलिंग ट्रीटमेंट के कारण होती है। उन्होंने कुछ क्रॉप ऐसे भी देखे हुए थे जो विंटर में ग्रो होते हैं, जो जनरली विंटर के पहले ही ग्रो हो गए, जस्ट बिकॉज चिलिंग ट्रीटमेंट का काम, मतलब विंटर शुरू होता है और थोड़े ही टाइम में जनरली ये ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ क्यों हो जाती है? जस्ट बिकॉज वो चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में चिलिंग ट्रीटमेंट होने के कारण फ्लावरिंग जल्दी होती है और क्रॉपिंग भी जल्दी होती है। तो ये था हमारा टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। मैं आपको कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, this is a chapter compulsory for the 2 MCQ, but sometime MCQ में increases, so MCQ इसमें से बढ़ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 MCQ तो पक्का आने मतलब आना ही है। तो ये चैप्टर छोड़िएगा मत। पूरे के पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मैंने MCQ अभी करवाऊंगा वो सब MCQ भी देखिए आप,
और डिटेल में सब चीज़ें जान लीजिए. ओके, थैंक यू. हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 11th CBSE नीट प्रिपरेशन के लिए 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूं. और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले है आपके लिए, बिकॉज पूरे के पूरे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 से 3 एमसीक्यू आने की काफी चांसेस होते हैं. तो आइए चलिए मैं 50 एमसीक्यू आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रोथ. इनमें से ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि ग्रोथ अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज of an organ or its part or even an individual. ग्रोथ हमेशा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्रीमेंट में होती है और ये इरिवर्सिबल होती है, या तो ऑर्गन हो या तो बॉडी हो, ये कभी भी रिवर्स में नहीं जाती. एक बार ग्रोथ हो गई मतलब हो गई, ठीक है. जनरली ग्रोथ इज अकम्पनिश्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट ऑकर्स एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. करेक्ट है. ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड होती है, जो कि उसका एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन, जो कि जनरली एटीपी एनर्जी रिलीज करती है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाता है इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 2, रूट अपाइकल मेरिस्टेम and shoot apical meristem are responsible for the growth of plant and principally contribute to the elongation of plant along their axis. This growth is called. तो ये देखिए, अगर रूट अपाइकल अगर देखे तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है. लेकिन अगर ये ग्रोथ को अगर हम देखें तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से होगी, कैम्बियम रिंग से होगी. कैम्बियम रिंग से, स्पेशली जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रिंग है उसके थ्रू होगी. तो ये प्राइमरी ग्रोथ है. इट विल बी द प्राइमरी ग्रोथ, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ विल बी डिपेंड फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. सो आई वुड से ए विल बी द आंसर. यस, ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, इन डाइकोटिलोडोनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म the lateral meristem, vascular cambium and cork cambium appear like later in life. They are meristem that causes increase in the girth of organ in which they are active. This is known as. तो ये क्या है, ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ है. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ था, वो चीज यहाँ पे आ रही है. In dicotyledonous plant and gymnosperm, the lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. तो vascular और lateral cambium कब आते हैं? ये लाइफ में लेटर फॉर्म में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते. तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है. यस. तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत जाइलम फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड, बिकॉज हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ में भी कंसेप्ट देखी हुई है, ठीक है. और ग्रोथ वाले चैप्टर में ये सब चीजें आती है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. The cells attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasm modification in the meristematic phase, phase of elongation, phase of maturation, both B and C. तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली फेज ऑफ मैच्योरेशन होता है, बिकॉज आप देखिए मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन. वॉल थिकनिंग आ गया तो ये फेज ऑफ मैच्योरेशन में आ गया, बिकॉज यहां से सेल मैच्योर हो जाएंगे. तो सी आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा. यस, करेक्ट. फेज ऑफ अगर इलोंगेशन अगर हम देखते हैं तो वो सेल की जब न्यूट्रन बढ़ने के कारण सिर्फ साइज बढ़ती है, उसे हम कहते हैं सेल इलोंगेशन. लेकिन यहाँ पे वॉल थिकनिंग भी बढ़ रही है ना, तो इसे हम सी कहेंगे, फेज ऑफ मैच्योरेशन. क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज वॉक्यूलेशन, cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristics of cell in meristematic phase, phase of elongation, phase of maturation, both B and C. तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अगर सेल की साइज बढ़ रही है, एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट होगी सेल ऑफ एलोंगेशन, फेज ऑफ एलोंगेशन. तो ये जो सेकंड फेज है, फेज ऑफ एलोंगेशन विल बी करेक्ट आंसर. यस. Question number 6.
An increased growth per unit time is termed as efficiency index, relative growth rate और intrinsic rate of natural increases. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होता है ग्रोथ रेट. क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा ग्रोथ रेट का अगर मेरा लेक्चर देखो आप तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है. When the growth of organism is represented against its time, or when the growth of organism is plotted against its time, it's called as a growth curve. So C will be the correct answer. Yes. Question number 7. Which of the following is necessary for growth? ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सी चीजें जरूरी? तो वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, नेसेसरी है. Oxygen is also necessary for growth and nutrient is also necessary for growth. Now what kind of nutrient? Generally plants are getting nutrient from the soil in the form of mineral, in the form of a sap. So I think so all of above will be the correct answer. Yes. Question number 8. Development is the sum of two phases. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बिगिनिंग से लेके एंड तक की जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है ना प्लांट में, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट. So differentiation and de-differentiation, growth and cell division नहीं होता है, growth and differentiation and re-differentiation. तो इसका आंसर सिंपली है growth and differentiation. growth होना और सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर differentiation होना. सी आंसर है. यस. क्वेश्चन नंबर 9. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regenerate the capacity of division under certain condition. The phenomenon is termed as differentiation, de-differentiation, re-differentiation, heterophyly. Yes. तो देखिए पेरेंकाइमा ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर एक बार सेल डिवीजन की कैपेसिटी चली जाती है तो फिर से उनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी आ सकती है. तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं उसे? डी डिफरेंशिएशन. तो बी इसका आंसर हो जाता है. यस. Question number 10. Interfascicular cambium and cork cambium are divided and produce cells that once again lose the can to divide but mature to perform specific function. The phenomenon is called. मतलब ये पूछा गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये जो है डिवाइड होते हैं और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ये फिर से डिवाइड हो सकते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन कर सकते हैं. तो ये वाली क्या प्रोसेस होगी? कम ऑन. इसे हम कहेंगे री डिफरेंशिएशन. तो क्योंकि पहले जो था वो था डिफरेंशिएशन, अब जो है वो है फिर से एक बार. तो फिर से एक बार मतलब क्या? वन मोर टाइम मींस री डिफरेंशिएशन. यस. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 11. All changes that our organism goes through during its life cycle from germination to the seed to senescence, it is called senescence. मतलब डेथ होना प्लांट की. ठीक है. तो मतलब जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट के डेथ तक उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, प्लास्टिसिटी, फोटोपीरियोडिज्म. सो सिंपल इसका आंसर है ए. मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था और कुछ एमसीक्यू पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था. ए. यस. 12 नंबर क्वेश्चन. ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ सिलोप्टाइल ऑफ. So I taught you when I was explaining you that auxin was identified by the scientist F.W. Went from the coleoptile tip of a oat. So canary grass by Charles Darwin and Francis Darwin? No. Canary grass by F.W. Went? No. Oat seedling by Charles Darwin and Francis Darwin? No. Oat seedling by F.W. Went. So D will be the correct answer. Yes. Question number 13. Who reported that appearance of a symptoms of a Bakane disease in uninfected rice seedling when they were treated with a sterile filtrate on the fungus? Skug and Miller, E. Kurosawa, Cousins and F.W. Went. So इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है Who reported that appearance of symptoms of a Bakane disease in uninfected rice seedling when they were treated with a sterile filtrate of fungus. तो इसका आंसर ये जो बता रहे हैं ना F.W. Went, गाइस ये F.W. Went ये ना गलत आंसर है क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ. इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कुरुसावा. ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ.
कुरुसावा वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार जिब्रेलिन हार्मोन को डिस्कवर किया हुआ था, जिब्रेलिन हार्मोन को। और जिब्रेलिन हार्मोन उन्होंने कहां से डिस्कवर किया होता है? जब राइस प्लांट में फंगस ग्रोथ हुई थी, जब राइस प्लांट में फंगस ग्रोथ हुई थी तो उस डिसीज को नाम दिया था बकाने डिसीज या तो फुली सीडलिंग डिसीज। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। तो यहाँ पे गलती से प्रिंट मिस्टेक में मतलब जब क्वेश्चंस को आंसर में हाईलाइट करता हूं, मैं खुद आंसर को हाईलाइट करता हूं, तब मैं मुझसे गलती से फोटोशॉप में FW होंट गया, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं फोटोशॉप में गलती कर सकता हूं लेकिन मेरी बायोलॉजी में गलती नहीं करूंगा। तो इसका आंसर ई कुरुसावा याद रखना आप लोग। यस। क्वेश्चन नंबर 14, इन द अबव ऑब्जर्वेशन द एक्टिव सब्सटेंस वेर लेटर आइडेंटिफाइड एज। In the above observation, the active substances were later identified as abscisic acid, gibberellic acid, indole acetic acid, N6-furfuryl aminopurine. देखो, in the above observation, the active substances were later identified. तो यहाँ पे गलती से ऐसा हो गया in the above observation, मतलब ऊपर या तो कुछ डायग्राम या तो कुछ होना चाहिए। तो लेकिन अगर वो डायग्राम अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। लेकिन इसका देखते हैं आंसर की में क्या निकाला हुआ है। यस, जिबरलिक एसिड इन्होंने निकाला हुआ है, तो शायद वहां पे कोई डायग्राम होगी जो जिबरलिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा या तो कुछ और चीज होगी। लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है, ऐसा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड काइनेटिन which is identified crystalline and termed by F.W. Went, Kurosawa, Skoog and Miller and Charles Darwin and his son Francis Darwin। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है स्कूग एंड मिलर। ये देखिए, साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ अ हार्मोन। यस, whose active substance is a kinetin which is responsible for kinesis। मतलब साइटोकाइनिन एक सेल डिवीजन करने वाला हार्मोन है जिसके अंदर काइनेटिन नाम का मेन सब्सटेंस होता है जो सेल डिवीजन करने में इन्वॉल्व है। तो वो किसने ढूंढा हुआ था? स्कूग एंड मिलर साइंटिस्ट ने ढूंढा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाता है सी। यस। क्वेश्चन नंबर 16, हार्मोन डिस्कवर्ड थ्रू द टिश्यू कल्चर इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन के टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ था? तो साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था सेल डिवीजन के टाइम पे। जब स्कूग एंड मिलर टिश्यू कल्चर प्रोसेस कर रहे थे तब उन्होंने साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी की थी। तो इसका आंसर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, जिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, नो, फंगस, अलगी, वायरस। तो आंसर इज बी, फंगस। द नेम ऑफ फंगस इज जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। Question number 18, what would be expected to happen if you forget to add cytokinin in the culture medium? अगर हमने कल्चर मीडियम में मतलब टिश्यू कल्चर में अगर हमने साइटोकाइनिन ऐड नहीं किया तो क्या होगा? देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, नो रूट डिफरेंशिएशन होगा बिकॉज रूट डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ अ शूट, करेक्ट। आगे भी हम पढ़ लेते हैं, अ कैलस विल बी प्रोड्यूस, नथिंग वुड हैपन, नो। इसका आंसर बी हो जाता है, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ शूट बिकॉज ऑक्सिन हार्मोन क्रिएट्स अ रूट फॉर्मेशन दैट्स कॉल्ड राइजोजेनेसिस एंड साइटोकाइनिन हार्मोन क्रिएट्स अ शूट फॉर्मेशन दैट्स कॉल्ड कोलोजेनेसिस। तो अगर हम साइटोकाइनिन हार्मोन कल्चर मीडियम में डालना भूल जाते हैं तो बी प्रॉब्लम जनरेट होती है, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ शूट। यस। क्वेश्चन नंबर 19, what would be happen if a gibberellic acid 3 मतलब GA3 gibberellic acid 3 is applied to rice seedling। अगर हम जिबरलिक एसिड 3 को राइस सीडलिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लांट शो एक्स्ट्रा इलोंगेशन। जिबरलिन का काम क्या है? इलोंगेशन टू द ब्रांचेस, तो प्लांट विल शो एक्स्ट्रा इलोंगेशन, ये सही है। लेंथ ऑफ प्लांट डिक्रीज, नो। बोल्टिंग टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली नो। तो इसका आंसर ए होता है, प्लांट विल शो एक्स्ट्रा इलोंगेशन। यस। क्वेश्चन नंबर 20, एजिंग ऑफ लीव्स एंड शूट इज कॉल्ड। एजिंग का मतलब क्या होता है? प्लांट की एज हो जाती है, मतलब उनके जो उम्र होती है, एज होती है, वो कंप्लीट होती जाती है और प्लांट के कुछ पार्ट्स डेथ हो जाते हैं, वो प्लांट से नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, तो उनको हम कहते हैं सेनेसेंसेस। क्लोरोसिस का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, लीफ विल टर्न ग्रीन इनटू येलो। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, तो इसका आंसर सी है, सेनेसेंसेस। विल्टिंग का मतलब भी ड्राई हो जाता है,
तो क्वेश्चन नंबर 21, which statement are correct? Which statement are correct? Cytokinin suppress the synthesis of chlorophyll. Obviously no. Cytokinin हार्मोन क्लोरोफिल सिंथेसिस को क्यों सप्रेस करेगा? गलत है ये. ऑक्सिन कंट्रोल अपाइकल डोमिनेंस. करेक्ट. ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है. जिब्रेलिन प्रमोट शूट एलोंगेशन. ये भी सही है. एब्सिसिक एसिड अनेबल द सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन. तो ये भी सही है. तो हमें करेक्ट ढूंढना है ना, तो ए गलत है, बी सी डी करेक्ट है. देखिए इसमें सी डी बता रहे हैं, बी सी ए सी बी सी डी, डी वाला सही होगा. यस. क्वेश्चन नंबर 22, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मींस सीडलेस फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. एक ऐसी टेक्निक जिसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं. तो इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सिन हार्मोन ये जरूर है. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये भी लगता है. इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड ये भी लगता है. तो ये जो है ABA एब्सिसिक एसिड ये नहीं लगते हैं. अगर ये यूज कर लिया तो प्रोसेस होगी नहीं. तो सी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23, विच इज यूज एज अ वीडीसाइड. वीडीसाइड मतलब वीड प्लांट को किल करने के लिए. कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता दूं, मान लो ये वाले एरिया में कुछ मोनोकोट प्लांट है और वहां पे कुछ वीड प्लांट ग्रो हो जाते हैं, या तो डाइकोट प्लांट है उनके साथ कुछ वीड प्लांट ग्रो हो जाती है. तो अगर वीड प्लांट को मारना है तो हम क्या यूज करेंगे? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. जो पिछले वाला क्वेश्चन था ये फुल फॉर्म था उसका, और ये भी फुल फॉर्म देख लीजिए. नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड. तो इसका आंसर डी आंसर हो जाता है. यस. क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय. इंटरनोडल इलोंगेशन है तो ये ऑब्वियसली जिब्रेलिन से होगा. ऑक्सिन, फिनोल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन. आई थिंक सो इसका आंसर जिब्रेलिन ही है. यस, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25, साइटोकाइनिन्स causes leaf abscission, delay leaf abscission, promotes stomatal closing and promotes seed dormancy. तो ये डिले लीफ एब्सेशन कर देता है. देखो मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक लीफ है, उनके सेल्स ओल्ड हो गए और वो लीफ अभी जमीन पे गिरने वाली है, मतलब प्लांट की ब्रांच से टूटने वाली है. तो उनके अंदर नए सेल्स कौन ऐड करते हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन. और लीफ का जो एब्सेशन होता है मतलब एज कंप्लीट होने वाली होती है और वो नीचे गिरने वाले होते हैं, वो चीज को अवॉइड कर देते हैं. मान लो लीफ के सेल्स ओल्ड हो चुके हो तो उनको नए सेल्स से रिप्लेस करने का काम साइटोकाइनिन करते हैं. सो दे बेसिकली डिले लीफ एब्सेशन. बी आंसर है. गाइस यहाँ पे 25 मतलब क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 50% हमारी जर्नी एमसीक्यू की कंप्लीट हो चुकी है. प्लीज अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं बार बार आपको नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली एमसीक्यू समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 26, सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर एम्प्लॉयड फॉर. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इंक्रीज साइज ऑफ अ फ्रूट, किलिंग ऑफ इट्स, प्रिवेंटिंग इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स. तो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो ऑक्सिन होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब जो केमिकली प्रिपेयर्ड किए गए होते हैं. वो क्यों यूज करते हैं? तो देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए तो इथिलीन यूज होता है. इंक्रीज साइज ऑफ फ्रूट वो भी इथिलीन है. किलिंग ऑफ इट्स, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले आपको बताया था, ये देखिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये आर्टिफिशियल इथिलीन है मतलब सिंथेटिक इथिलीन है. तो इसका क्या यूज है? किलिंग वीड्स, वीड को मारना, वीड प्लांट को मारना. ऑक्सिन सिंथेसिस ऑकर इन रूट, शूट, टिप्स, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम. तो इसका आंसर हो जाता है ए, बिकॉज ऑक्सिन जनरली रूट और शूट के टिप्स पे प्रोड्यूस होता है. क्वेश्चन नंबर 28, बड डोरमेंसी इज इंड्यूस्ड बाय इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिबरलिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, इथिलीन. तो इसका आंसर सी हो जाता है, एब्सिसिक एसिड, बिकॉज जनरली ABA हार्मोन नेगेटिव हार्मोन है, ये बड डोरमेंसी कॉज करता है. डोरमेंसी का मतलब होता है जो बड होते हैं, कलियां होती है, बड को फ्लावर में कन्वर्ट न करना, बड को फ्लावर में कन्वर्ट न होने देना, ये ABA हार्मोन जनरली कॉज करते हैं, और ये नेगेटिव इफेक्ट है प्लांट में. So ABA hormone. ABA stand for abscisic acid. Question number 29. Common inhibitor of germination is gibberellic acid, ABA
पेंटोथेनिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर भी बी हो जाता है, बी ए, एब्सिसिक एसिड। ये कॉमन इनिबिटर है जर्मिनेशन का, मतलब सीड को प्लांट में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। सीड को आप जमीन में डाल दो, पानी डालो, सब चीजें डालो, फर्टिलाइजर डालो, उसका कन्वर्ट होगा ही नहीं प्लांट में जब तक उसके अंदर एबीए हार्मोन है। सो एबीए इज अ कॉमन इनिबिटर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ एक्चुअली सीड, एबीए, एब्सिसिक एसिड। 30 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन फाउंड इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और कोकोनट मिल्क फैक्टर। कोकोनट मिल्क के अंदर या तो कोकोनट प्लांट का जो एंडोस्पर्म है, पानी, वाटर, उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको पढ़ाया हुआ है। जब मैं आपको साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और रिवीजन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता है। तो इसका आंसर डी हो जाता है, सॉरी, इसका आंसर हार्मोन फाउंड इन द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट एंड कोकोनट मिल्क। गाइस यहाँ पे फिर से एक बार गलती की गई है। देखो, जिबरलिन हार्मोन तो नहीं है, ऑक्सिन भी नहीं है, इथिलीन भी नहीं, इसका आंसर है साइटोकाइनिन। लेकिन प्रेजेंटेशन जब मैं आपको फोटोशॉप बना रहा था तो हाँ, यहाँ पे प्रॉपर डी है, मुझे लगा गलती से सी कर दिया मैंने। तो इसका आंसर साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन हार्मोन होता है, और ये एडेनिन नाइट्रोजन जो बेस होता है उसका ये डेरिवेटिव भी होता है, और कोकोनट मिल्क में और कोकोनट वाटर में दोनों में साइटोकाइनिन पाया जा रहा है। मुझे लगा गलती से मैंने इथिलीन कर दिया हुआ है फोटोशॉप में, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 31, 2,4-D causes delay in senescence, bolting, increase in branches, increase growth of all plants। तो ये क्या करता है? इंक्रीज ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट, ऑल पार्ट्स। तो प्लांट के अंदर सभी पार्ट्स के अंदर ग्रोथ करता है। यस। क्वेश्चन नंबर 32, IAA स्टैंड फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, देखिए जब मैं आपको रिवीजन भी बता रहा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब ये एक ऑक्सिन का टाइप है, और सबसे पहले किस में आइसोलेट किया था? तो ये ह्यूमन यूरिन में पाया गया था। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट प्लांट हार्मोन इज फाउंड इन ह्यूमन में। तो इसका ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कुछ रोल होते हैं, और अगर आप चाहते हो तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये हार्मोन गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा इट इज फाउंड इन ह्यूमन यूरिन। फर्स्ट टाइम इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज स्ट्रेस हार्मोन? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है? इसे हम ड्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और नेगेटिव हार्मोन भी कहते हैं, एंड द आंसर इज एबीए। और हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऐसे जो हार्मोन एडवर्स कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जैसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और जनरली इसे ड्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ड्रोथ कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो बेंजिल अमाइनोप्यूरिन, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिन हार्मोन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, डी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 34, द रेगुलेटर विच रिटार्ड एजिंग और सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट इज। द रेगुलेटर विच रिटार्ड एजिंग और सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ए हो जाता है मतलब क्या? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट को सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग हो जाना, मतलब प्लांट की एज खत्म हो जाना, तो ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करता है न्यू सेल्स से, तो वो साइटोकाइनिन हार्मोन है, बिकॉज साइटोकाइनिन हार्मोन इज सेल डिवीजन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 35, अपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय एब्सिसिक एसिड इन लेटरल बर्ड, साइटोकाइनिन इन लीफ टिप, जिब्रेलिन इन लेटरल बर्ड, ऑक्सिन इन शूट टिप। तो इसका आंसर डी हो जाता है, ऑक्सिन इन शूट टिप। मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है। Just imagine there is a big tree is there, and in that big tree one auxin hormone is produced at the top, and there is a one bud at the top called apical bud, one bud at the lateral, it is called lateral bud। तो ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा ऊपर की तरफ है, तो ऑक्सिन हार्मोन नीचे अगर नहीं आता है तो ऊपर के बर्ड की ग्रोथ होती है, नीचे के बर्ड की ग्रोथ नहीं होती। इसे हम कहते हैं अपाइकल बर्ड, अपाइकल डोमिनेंस, मतलब ऊपर का जो बर्ड है वो डोमिनेट बन जाता है, नीचे का बर्ड रिसेसिव बन जाता है। तो ये है ऑक्सिन इन शूट टिप। क्वेश्चन नंबर 36, एब्सिसिक एसिड कॉजेस स्टोमेटल क्लोजर, स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपांशन, रूट इलोंगेशन। सभी मतलब समझ गए? देखो, स्टोमेटल क्लोजर मतलब स्टोमेटा को बंद करना, ये एक ही एक अच्छा फंक्शन है एबीए का। स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की साइज बढ़ाना, लीफ एक्सपांशन, लीफ की साइज को बढ़ाना, रूट इलोंगेशन, रूट की साइज को बढ़ाना। नहीं, इसका आंसर है ए, स्टोमेटल क्लोजर। यस। क्वेश्चन नंबर 37, पार्थेनोकार्पी कैन बी अचीव्ड बाय जिनेटिन,
ABA, ऑक्सिन, काइनेटिन। ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा यूज होता है पार्थेनोकार्पी टेक्निक में, बिकॉज पार्थेनोकार्पी इज डन बाय टिश्यू कल्चर एंड ऑक्सिन इज वन ऑफ द बेस्ट हार्मोन इन टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 38, highest oxin concentration occur in growing tip, in leaves, at the base of plant organ, in xylem and phloem। तो जनरली ऑक्सिन हार्मोन की सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो टिप पे होती है, तो ग्रोइंग टिप्स मतलब शूट के टिप पे होगा, तो इसका आंसर ए होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 39, प्लांट विच मस्ट बी एक्सपोज टू द लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटर इन देन इज कॉल्ड। प्लांट विच मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन। देखो, एक प्लांट को जब स्पेसिफिक लाइट लगता है, अगर उस लाइट से अगर प्लांट कम लाइट एब्सॉर्ब करता है तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, बिकॉज ये देखिए इस कंसेप्ट को हम एक्चुअली कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, मतलब प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। अगर प्लांट दिन में लाइट कम एब्सॉर्ब करते हैं तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और नाइट वो ज्यादा यूज करते हैं, इसे हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, शॉर्ट डे प्लांट्स। Certain plant need to be exposed to a low temperature so as hasten flowering later in life. This treatment is known as stratification, scarification, vernalization and photoperiodism. इसका आंसर है वर्नलाइजेशन। इसे हम चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको काफी कम टेम्परेचर लगता है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप कोई प्लांट को ज्यादा से ज्यादा चिल वाटर दे दो, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसे हम कहेंगे वर्नलाइजेशन या तो चिलिंग ट्रीटमेंट। इससे फ्लावरिंग जल्दी होती है। सी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन आर लॉन्ग डे प्लांट? वीट तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, पॉपी प्लांट भी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लेकिन सोयाबीन और बीट में कंफ्यूजन है मुझे। सोयाबीन और बीट। सी गाइस, आई एम अ टीचर नो डाउट, लेकिन कभी कभी हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई एम श्योर अबाउट व्हीट एंड पॉपी प्लांट आर लॉन्ग डे प्लांट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट बीट एंड सोयाबीन। सो देखते हैं। इफ आई थिंक दैट बीट विल बी दी लॉन्ग डे प्लांट। सोयाबीन, मैंने बीट और सोयाबीन दोनों नहीं सुने, लेकिन लेट्स सी। Beet, I think so beet will be there, so B will be there. Yes, wheat, poppy and beet plant are long day plant. Question number 42, which one of the following is a short day plant? Wheat, barley, larkspur and dahlia। तो dahlia plant जो होते हैं वो short day plant कैटेगरी में आते हैं, मैंने लिखे भी थे एग्जाम्पल में। Question number 43, physiological active form of phytochrome। तो कौन सा ऐसा फाइटोक्रोम है जो काफी ज्यादा एक्टिव होता है? तो P730 जो है ए, वो सही होता है, करेक्ट। ये फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं। 44, वर्नलाइजेशन इज ग्रोथ कर्व रिलेटेड टू लाइट? नो। इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन प्लांट ग्रोथ? नो। स्पीडिंग अप एबिलिटी टू फ्लावर बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट? सही है। डाईयूरिनल फोटोपीरियोडिसिटी। प्लांट की फ्लावरिंग प्रोडक्शन करने की स्पीडिंग बढ़ना, मतलब स्पीड बढ़ाना। प्लांट की फ्लावर प्रोडक्शन का टाइम कम करना और फ्लावर जल्दी प्रोड्यूस करना बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कम से कम टेम्परेचर देके। तो जैसे हम ठंडा पानी प्लांट को देते हैं तो फ्लावरिंग ज्यादा होती है, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ट्रू अबाउट फाइटोक्रोम? PR absorb red light and because become a PFR. Phytochrome red, phytochrome far red. P stand for phytochrome, R stand for red, और यहाँ पे P stand for phytochrome, FR stand for far red. ठीक है, तो P का मतलब होता है phytochrome, R का मतलब होता है red, और यहाँ पे FR का मतलब होता है far red. तो phytochrome absorb red light and becomes a far red, करेक्ट है ये। phytochrome absorb yellow light तो होता ही नहीं, यहाँ पे भी येलो है, मतलब ये वाले तो है ही नहीं। phytochrome far red absorb red and becomes FR, नहीं ये उल्टा बता रहे हैं, ए सही है।
फाइटोक्रोम रेड लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो फार रेड बन जाते हैं। ए 46 फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज पिकअप बाय फाइटोक्रोम स्टोमेटा फाइटोहार्मोन स्टोमेटा फाइटोक्रोम एंजाइम। तो फोटो पीरियड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लाइट को एब्सॉर्ब करना, इसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिक। तो इसका आंसर हो जाता है फाइटोक्रोम सी। यस। In short day plants, flowering is inhibited by interruption of a dark by white or red light, dark interruption by far or red light, dark interruption by red light followed by far red light, not possible। तो इसका आंसर है ना मेरे ख्याल से ए हो जाता है। मतलब क्या, शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको दिन में काफी कम समय के लिए लाइट चाहिए, लेकिन उनको जो नाइट चाहिए वो कंप्लीटली डार्क नाइट चाहिए। इसके लिए हम इनको शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। लेकिन अगर पूरी डार्क लाइट में अगर लाइट आ जाती है तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरप्शन बाय डार्क बाय व्हाइट और रेड लाइट। ये आंसर हो जाता है करेक्ट। 48 पिगमेंट टेकिंग पार्ट इन फोटो परसेप्शन ऑफ इन फ्लावरिंग। फोटो परसेप्शन मतलब लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला, कैरोटीन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ल्यूकोपिन। तो इसमें क्या होता है, जनरली फाइटोक्रोम तो नहीं है, बिकॉज फाइटोक्रोम का काम अलग हो जाता है। साइटोक्रोम इसका आंसर हो सकता है, साइटोक्रोम, कैरोटीन, साइटोक्रोम देखते हैं। यस। वो डिस्कवर्ड फोटोपीरियोडिज्म, डार्विन, लिसेनको, अर्नन, गार्नर एंड अलार्ड। गार्नर और अलार्ड साइंटिस्ट ने फोटोपीरियोडिज्म डिस्कवर किया था। आपको सभी के साइंटिस्ट की डिस्कवरी पता है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, जेनेटिक्स इवोल्यूशन से रिलेटेड। लिसेनको वर्नलाइजेशन, डॉक्टर अर्नन फोटोफॉस्फोरिलेशन, गार्नर अलार्ड फोटोपीरियोडिज्म। यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म को उन्होंने गलत बता दिया है। फोटोपीरियोडिज्म गार्नर अलार्ड ने डिस्कवर किया हुआ था। उन्होंने, मतलब ये मेरी गलती है, जब मैं फोटोशॉप बनाता हूँ तो बाय मिस्टेकली 100 स्लाइड बनाने होते, मुझे गलती हो गई मेरी, ये दूसरी गलती है इसमें। आई सॉरी फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। इसका आंसर डी हो जाते, गार्नर अलार्ड। फोटोपीरियोडिज्म गार्नर अलार्ड ने सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ था एक टोबैको प्लांट में, जिसका नाम था मैरीलैंड मैमोथ। मैंने आपको पढ़ाया भी था, फिर से देख लीजिएगा वहां पे। तो ये गलती से बी हो गया। हाँ, नेक्स्ट, cytokinin which have a specific effect in cytokinesis are modified form of cytosine, adenine, guanine, thiamine। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो साइटोकाइनेसिस में, मतलब सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, और वो क्या है, एक प्रकार का वो एक नाइट्रोजन बेस है जिसे हम कहते हैं एडेनिन। तो बी आंसर है।